लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरे खत्म किया था, ठीक है। और इसी मॉडर्न फिजिक्स में फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। अब ऐसे समझो कि अब हम लोग धीरे धीरे एटम के इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ते हुए अब हम न्यूक्लियस की तरफ बढ़ गए हैं। तो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर के सारे फिनोमेना हमको स्टडी करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बेसिक बात ये आती है कि कोई भी न्यूक्लियस को जब हम स्पेसिफाई करेंगे, कोई भी एलिमेंट को जब हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ZXA, मतलब X वो एलिमेंट हो गया और नीचे लिखा होता है जो सबस्क्रिप्ट में वो हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर Z, और ऊपर जो लिखा होगा सुपर स्क्रिप्ट में वो हो गया उसका मास नंबर A, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को आइडेंटिफाई करना है। Z इज, नोट करते जाओ बस में कुछ ऐसा खास नहीं है। Z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। देन A इज मास नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में जानना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन Z के इक्वल होंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में पता करना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी A माइनस Z, ठीक है। एंड प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स इज अ कंबाइंड नेम given to the species, the elements, the particles which are living inside, which are inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर अंदर जो है वो न्यूक्लियॉन्स है। बोलो। अच्छा, इसके बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो तुमने पहले पढ़ भी रखी होगी, सुन रखी होगी, तो मुझे बताते जाओ। अगर किसी के बारे में नहीं सुना है तो वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आइसोटोप्स, ठीक है, आइसो बार्स, ठीक है, देन आइसोटोन्स, आइसो डायफर्स एंड मिरर न्यूक्लियाई। बताइए किसके बारे में नहीं सुना है। मिरर न्यूक्लियर। मिरर न्यूक्लियाई जो है वो एक तरह से आइसोबार्स ही है, मतलब कुछ आइसोबार्स ऐसे होंगे, ऐसे पेयर्स जिनको हम मिरर न्यूक्लियाई भी बोलेंगे। खास बात क्या होगी, खास बात यह है कि इन दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग ये बोलते हैं कि 1H3 एंड 2He3 आर मिरर न्यूक्लियाई। बताओ, कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे। 1H3 एंड 2He3 आर मिरर न्यूक्लियाई, क्योंकि तुम ध्यान से देखो तो दोनों आइसोबार्स हैं। सबसे पहले तो 1H3 में अगर तुम देखोगे तो 1H3 में एक प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, एंड 2He3 में दो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। समझ में आ गई बात। मिरर न्यूक्लियाई क्यों बोल रहे हैं। आइसोटोप्स को सिंपली हम लोग बोलते हैं जिनका Z सेम हो, ठीक है। आइसोबार्स हो गए जिनका A सेम हो, आइसोटोन्स हो गए जिनका A माइनस Z सेम हो, और आइसोडायफर्स हो गए जिनका A माइनस 2Z सेम हो। ठीक, यहां तक बताओ, कोई डाउट इसमें। देखो, नोट करना है, नोट कर लिया।
हो गया सर। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा इसमें फिर प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये भी कुछ बेसिक बातें तो पता ही होंगी, जैसे कि चार्ज। तो चार्ज न्यूक्लियस के अंदर कितना होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज जो है वो प्लस जेडी के इक्वल होगा, जहां ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है विट इज 1.6 10⁻19 कूलम्स। एक्चुअली सिर्फ प्रोटॉन्स के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन्स जो है वो चार्जलेस पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज सिर्फ प्रोटॉन्स के पास है विच इज प्लस जेड इंटू ई। देन सेकेंड पॉइंट आता है कॉल्ड साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस में हम लोग एक बात ये नोट कर देंगे कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस is directly proportional to the number of nucleons in it। हालांकि लॉजिकली भी ये बात समझ में तो आती है ना, किसी भी न्यूक्लियस का जो साइज है वो डिपेंड करेगा उसके अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे उसका साइज उतना ज्यादा होगा। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और अगर हम इसको स्फेरिकल लेके चलें, ठीक है, तो स्फेरिकल के केस में वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। तो ये प्रोपोर्शनल होगा ए के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो r³ है वो ए के प्रोपोर्शनल है, या फिर जो r है वो a⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से जो कांस्टेंट फाइंड किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो ये आया r = r0 a⁻⁴। तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला हो गया, न्यूक्लियस का रेडियस पता करने के लिए। r0 जो है वो एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.1 फेम्टोमीटर है। अब वो कुछ बुक्स में 1.1 भी लिखा रहता है, कुछ में 1.2 भी लिखा रहता है। फेम्टोमीटर कौन सा यूनिट है, तो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर्स। मतलब ये समझ लो कि अभी तक जितने भी लेंथ के डायमेंशंस आए हैं उनमें ये सबसे छोटा है। तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, मतलब उससे स्मॉल अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो देखो, जैसे हम किसी भी एलिमेंट का डेंसिटी निकालते हैं, मास का डेंसिटी निकालते हैं, कोई भी मटेरियल है, उसी तरह हम न्यूक्लियस का भी बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस का भी जो डेंसिटी होगा वो सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम बनेगा। अच्छा, न्यूक्लियस का एटॉमिक मास कितना लिख सकते हैं, तो एटॉमिक मास बेसिकली होगा उसके अंदर जो भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबका टोटल मास। अब एक्चुअली तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा डिफरेंस है, बट ये है कि वो इतना छोटा है, ठीक है, कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी मास यूज कर लो। तो मास लिखने के लिए हम लोग ये भी कर सकते हैं कि मास नंबर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें 1.67 10⁻⁻27 kg का, तो ये मास आ जाएगा। और वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³। अच्छा, आर ऊपर निकाला हुआ है तो उसका क्यूब करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा r0³ इंटू ए। तो यहां से एक बात खास बात है वो ये कि ए जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, यानी किसी भी न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो उस न्यूक्लियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो ये आती है 2.4 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। और खास बात तो यही है दैट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल न्यूक्लियाई। डेंसिटी इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल न्यूक्लियाई, मतलब सारे के सारे न्यूक्लियाई का जो डेंसिटी है वो सेम ही है।
सारे के सारे न्यूक्लियाई का डेंसिटी जो है वो सेम है। ठीक है, अब देखो अब क्या है, अब आगे हमारे थोड़ा सा डिस्कशन ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स हैं। तो मान लेते हैं न्यूट्रॉन में तो चार्ज होने की वजह, चार्ज ना होने की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन वाला फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन क्या प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगेगा। अब तुम ये भी कह सकते हो कि सर उसमें M1 M2 भी तो है, तो G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर वाला अट्रैक्शन फोर्स भी होगा। लेकिन अगर तुम कैलकुलेट करोगे के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से रिपल्शन का फोर्स और G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर से अट्रैक्शन का फोर्स, तो तुमको पता चलेगा कि रिपल्शन कहीं ज्यादा है उससे। ठीक है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है, मे बी 50 टाइम्स लार्जर है। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इतना ज्यादा है और न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा है, तो उस छोटे से साइज में वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबल है। तो ये समझ लो, जब तक नहीं पता था या जब तक थोड़ी रिसर्च इतनी नहीं थी, तब तक तो ये सस्पेंस ही था कि ऐसा पॉसिबल कैसे है कि वो जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है वो इतने कम वॉल्यूम में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अंदाजा उस समय तो यही लगाया गया शुरू में कि ऐसा हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, यानी इतने छोटे डिस्टेंस पे कोई और टाइप का नया फोर्स होगा, और वो नया फोर्स जो है वो उन प्रोटॉन्स, फोर्स तो डेफिनेटली है, क्योंकि फोर्स नहीं होगा तो फिर वो प्रोटॉन्स कैसे बने हुए हैं। तो फोर्स तो है, ठीक है, बट वो ऐसा फोर्स है जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में हमें वैसा कोई फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उस फोर्स को स्पेसिफिकली एक अलग नाम दिया गया, वी कॉल इट न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ इनसाइड न्यूक्लियस ही है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब देखा गया कि बाहर वाले डिस्टेंसेस पे नहीं लग रहा है, तो ये एप्लीकेबल ही तभी है जब ऑर्डर जो है डिस्टेंस का न्यूक्लियॉन्स के बीच में वो फेम्टोमीटर के ऑर्डर का पहुंचेगा। हाँ, लेकिन ये है कि अभी भी न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो अनक्लियर है, अभी एकदम क्लियर नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम लोग एक अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बातें होनी चाहिए। तो उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें इसमें ध्यान रखनी है हमें, तो फिलहाल तो वो भी एक बार नोट कर लो। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, और आगे लिख सकते हैं ब्रैकेट में origin of nuclear forces। न्यूक्लियर फोर्सेस, origin ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इसमें लिखेंगे, लिख देना इसमें एक दो लाइन और भी, कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल and there will be strong electrostatic repulsion between all protons inside the nucleus, inside the nucleus. However, nucleus is a stable entity, hence there must be another strong attractive force acting between them। ठीक है ना। So this another type of force is called
न्यूक्लियर is called न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब वैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में ये बात डिफाइन की थी टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, कि फोर्सेस जो है वो एक्चुअली 4 टाइप के हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो ऐसे बोल सकते हैं भाई, ऐसा इसलिए वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इसलिए क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे न्यूक्लियाई स्टेबल हैं, कुछ अनस्टेबल भी हैं। तो वो अनस्टेबल इसलिए हैं क्योंकि उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो वीक नेचर के हैं, और जो स्टेबल एंटिटी है, जो ऐसे स्टेबल एलिमेंट है, उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर 2 टाइप के फोर्स डिफाइन कर दिए। न्यूक्लियर फोर्सेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हमें ध्यान से याद रखनी है और लिख लो नीचे। दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो नोट करो इसमें, फर्स्ट पॉइंट में दे आर वेरी शॉर्ट रेंज forces applicable only at separation of the order of 10 to the power minus 15 meters। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, they are strongly attractive when distance between two nucleons ranges from 0.5 FM टू 10 FM। मतलब कि अगर 2 न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस 0.5 FM से 10 FM के बीच में है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है। बट फॉर सेपरेशन लेस देन 0.5 FM they become strong repulsive। मतलब अगर डिस्टेंस 0.5 से कम हुई तो वही जो है रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अट्रैक्शन है फॉर 0.5 टू 10 FM, और अगर सेपरेशन लेस देन 0.5 FM है देन दे बिकम स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव। क्लियर है? और ये पॉइंट देखो, ये सब एक्सपेरिमेंट से आए, तो हम तो एक्सपेरिमेंट कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हमें तो याद ही रखना है सारे के सारे पॉइंट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट में न्यूक्लियर फोर्स इज सेम बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मतलब हम न्यूक्लियॉन्स का कोई भी पेयर ले लें, कौन कौन से पेयर बनेंगे न्यूक्लियॉन्स के, तो तुम ध्यान से देखो, तो न्यूक्लियॉन्स के पेयर बनेंगे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। तो इन तीनों पेयर्स के लिए न्यूक्लियर फोर्स सेम ही लग रहा है। मतलब न्यूक्लियर फोर्स को इस बात से मतलब नहीं है कि वो न्यूट्रॉन है या वो प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन बट नेट अट्रैक्टिव फोर्स फॉलोज। तो अगर नेट अट्रैक्टिव फोर्स की बात करेंगे तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के केस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोटॉन प्रोटॉन। तो कोई बताएगा ऐसा कैसे है? रिपल्सिव। ऐसा क्यों है? न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू सारे पेयर्स के लिए सेम है,
लेकिन जो नेट अट्रैक्टिव फोर्स है उसके लिए अलग है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नहीं लगेगा। तो रिपल्शन सिर्फ इसी में लग रहा है, तो जिसकी वजह से इसका जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है वो रिड्यूस कर जाएगा, नेट अट्रैक्शन फोर्स इसका रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है ना। देन फोर्थ पॉइंट, they do not follow principle of superposition and they do not have any formula फॉर कैलकुलेशंस। अब है क्या कि वो डिस्टेंसेज इतनी छोटी हैं कि उस लेवल पे एक्सपेरिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, जिसकी वजह से करेंटली वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला। ठीक है, और वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी फॉलो नहीं करेंगे। मतलब जैसे हम लोग Q1 Q2 के ऊपर फोर्स निकालते हैं कूलम्स लॉ वाले चैप्टर में कि Q1 के ऊपर Q2 कितना लगा रहा है, Q3 कितना लगा रहा है, उसका रिजल्टेंट ले लें, तो ये सारी बातें न्यूक्लियर वाले फोर्स के केस में नहीं चल रही हैं, ये सब सारी बातें फेल हो जा रही हैं। तो दे डू नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड दे डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला। ठीक है, और एक बात और लिख दो, वैसे तो ये चार ही काफी है, और वो ये न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन अ न्यूक्लियन, बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, nuclear force between two nucleons depends on the direction of spin of nucleons। ठीक है ना, मतलब होता क्या है कि जैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन डिफाइन करते हो ना, एस की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ केमिस्ट्री में, तो वैसे ही न्यूक्लियॉन्स में भी स्पिन होता है। तो ऐसा देखा गया है कि भाई जो सेम डायरेक्शन में स्पिन अगर है तो उस केस में न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर बोलना भी पड़े कि डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि उनकी स्पिन पे डिपेंड करेगा। बताओ, क्लियर है यहां तक? यस। और एक हमें पॉइंट इसमें और समझना है, पॉइंट नंबर 6, और उसमें लिखेंगे हम लोग, अलग से इसका हेडिंग बना देते हैं, एंड दैट इज सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। अब देखो, अभी तक जो बातें हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में करी हैं, उससे तो हमको ये पता चल रहा है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कोई भी दो न्यूक्लियॉन के बीच में लगेगा, क्यों भाई, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव है। ठीक, हाँ, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो नेट फोर्स है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन वाले जितने भी पेयर्स होंगे उनके लिए ज्यादा रहेगा नेट फोर्स की वैल्यू। अच्छा, अब ये है कि अगर कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है तो इससे तो ये पता चलता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या नंबर ऑफ पेयर्स भी बढ़ेंगे। जैसे अगर एक न्यूट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो बस इन्हीं दोनों के बीच में लगेगा, लेकिन अगर एक न्यूट्रॉन है दो प्रोटॉन है तो तीन हो जाएंगे, तो पेयर भी तीन हो जाएंगे। अगर चार होंगे तो पेयर 6 हो जाएंगे। इस तरह से अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे तो क्या पेयर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और पेयर्स इंक्रीज होंगे तो उनके बीच में जो बाइंडिंग है न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो भी इंक्रीज होगी। तो अगर हम इस थ्योरी से जाएं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज होगा, क्या वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स की वजह से उस न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी भी बढ़ना चाहिए, ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगना चाहिए। तो देखा गया कि शुरू में तो ऐसा होता है, मतलब जब हम 1 2 3 4 ए की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते जाए, तो शुरू में तो बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी ए की सारी रेंज के लिए इंक्रीज हो रहा हो। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। नाउ व्हाट इज सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ये समझते हैं। सैचुरेशन में क्या होता है, अभी तक तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि सारे पेयर्स के बीच में लगता है,
तो चलो मान लेते हैं कि प्रोटॉन है, ठीक है, और उस प्रोटॉन के चारों तरफ और दूसरे न्यूक्लियॉन्स हैं, ठीक है, और थोड़े साइज इसका बढ़ाते हैं न्यूक्लियस का, अब ऐसा नहीं कि परफेक्टली स्फेरिकल होता है, वो तो जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरह से बना दो इसमें। ठीक है, अब हमें इसको स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है ये अंदर वाला प्रोटॉन। ध्यान से देखना, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो अंदर वाला प्रोटॉन है इसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स कौन कौन से एलिमेंट लगा रहे हैं, क्या सारे लगा रहे हैं, सारे प्रोटॉन लगा रहे हैं या सारे न्यूट्रॉन लगा रहे हैं। तो देखा गया कि ये जो रेंज है ना 10 फेम्टोमीटर की, ये 10 फेम्टोमीटर की रेंज इतनी कम है कि एक न्यूक्लियस के अंदर भी सारे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ऐसे समझ लो कि ये मैंने जो डॉटेड लाइन बनाई है ये हो गई रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, यानी वो जो प्रोटॉन सेंटर पे रखा हुआ है उस प्रोटॉन के ऊपर कौन कौन न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है, तो बस उसके जो चारों तरफ वाले न्यूट्रॉन प्रोटॉन है वही उसके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगा रहे होंगे। क्या ये वाला प्रोटॉन, ये वाला जो प्रोटॉन है ये इस प्रोटॉन के ऊपर कोई न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, तो ये प्रोटॉन उसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा रहा है। लेकिन क्या ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा रहा है? क्यों भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो लगा रहा है ना? यस सर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन नहीं लग रहा है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइज बढ़ेगा तो जो है ऐसे प्रोटॉन्स को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपस में रिपेल तो कर रहे हैं लेकिन वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का है। तो तुम अगर ध्यान से जरा अपना जनरल नॉलेज लगाओ इसमें मास नंबर में, तो तुमने देखा होगा कि जैसे जैसे हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं तो न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होता है, मालूम है ये बात? यस सर। मतलब अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें सारे एलिमेंट्स के लिए, तो ये ग्राफ शुरू में तो ये ग्राफ 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री इसलिए क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है वो सेम है। तो शुरू में जो इसमें पार्टिकल हैं, शुरू में जो पार्टिकल होंगे, जो न्यूक्लियाई होंगे, वो इस लाइन के पास में ही रहेंगे, लेकिन थोड़े से देर के बाद ही ये जो है न्यूट्रॉन का जो नंबर है ये प्रोटॉन से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें ज्यादा चाहिए होंगे। तो ऐसा क्यों है? इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है ना ये है 20 Ca40, मतलब मुझे लगता है कैल्शियम ही है जिसमें 20 है दोनों। उसके बाद ना न्यूट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है। तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स क्यों चाहिए? ज्यादा न्यूट्रॉन्स हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ऐसे प्रोटॉन्स जो आपस में रिपेल तो कर रहे हैं लेकिन अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको काउंटर बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन ही चाहिए। प्रोटॉन लगाएंगे तो फिर से दिक्कत आ जाएगी। तो जब हम एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स लगाएंगे तो ये स्टेबल हो सकते हैं। तो इसीलिए जब हम हैवी एलिमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे, और हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन सा है? हैवीएस्ट स्टेबल एलिमेंट To lead. नहीं, लेड तो रेडियो एक्टिव है, बिस्मथ है शायद, बिस्मथ है शायद। बिस्मथ कितना होता है? 83। हाँ, तो बिस्मथ में तुम अगर देखोगे तो प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? प्रोटॉन्स का नंबर है 83 और न्यूट्रॉन्स का नंबर है 126। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो हैवी है, बहुत बड़ा साइज होगा, बहुत बड़ा साइज होगा तो उसको मैनेज करने के लिए हमें ज्यादा चाहिए होगा। लेड तो रेडियो एक्टिव है ना, बोलो। Yes. लेड से बड़ा है ये बिस्मथ?
82 और 86 में कंफ्यूजन है, लेड में कंफर्म नहीं आ रहा। लेड का तो 82 है एटॉमिक नंबर, तो ये 83 वाला है। ठीक ठीक है, लेड भी स्टेबल है, लेड से बिस्मथ ये भी स्टेबल है। यस। ठीक है, तो इसमें ये बात नीचे एक बात लिख लो, ये जो मैंने जितना बोली कहानी है कि एज साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये ऐसे लिखना चाहिए, एज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स increases, as number of nucleons increases, each nucleon will not exert nuclear attraction on another nucleon, but all protons will exert electrostatic repulsion hence for larger element we need more number of neutrons to counterbalance this extra repulsion। ठीक है ना। और इसी बात को हम लोग बोल रहे हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब यही है कि शुरू में तो बढ़ेगा न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन फिर बाद में न्यूक्लियर फोर्स साइज बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ेगा, इट विल बिकम अ कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमें बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट समझना है, तो वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो अभी आज फिर इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में।